इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। ये पैलेस्टाइन की वजह से था, ये क्यों उनने उधर क्यों अटैक किया, और इधर तो खैर चलें उस पर आते हैं, लेकिन उधर क्यों अटैक किया इजराइल के अंदर? ये तो आपने देखा होगा कि जब ये पूरा मामला शुरू हुआ 7 अक्टूबर के बाद, जब ये पूरी जंग शुरू हुई फ़लस्तीन पे बहुत ज़्यादा और गज़ा पे कितनी ज़्यादा बमबारी की इजराइल ने, तो उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम दुनिया में एक सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा एंटी इजराइल शुरू हो गया। इसमें देखा जो अरब लीडर्स थे, अरब लीडर्स ने अमेरिकन एम्बेसडर्स को बताया जो उनकी एम्बेसीज़ में काम कर रहे थे कि आपकी अगेंस्ट हमारी जो यूथ है, अरब यूथ, वो बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है यूएस से रिलेटेड और इजराइल से रिलेटेड, तो उस हवाले से आपको इजराइल को रोकना पड़ेगा। फिर बाइडन ने भी कहा कि जी इनकी इतनी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है इजराइल की, कि हिस्ट्री की इतनी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है कि हम इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये बाइडन ने ओपनली कहा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होना शुरू हो गई थी कि जो रिजेंटमेंट थी इजराइल के ख़िलाफ़ वो ओपनली शुरू हो गई थी। फिर ये आप देखें ये यमन के अंदर जो अंसारुल्लाह हैं, जिनको हुसीज़ कहा जाता है, हुसी बागी, मीडिया में हुसी बागी कहा जाता है, तो उन्होंने ये रेड सी के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इजराइल बाउंड शिप्स को टारगेट करना है, तो उन्होंने उधर से वो शुरू कर दिया। तो एक सेंटिमेंट ऐसा क्रिएट हो गया था कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो जो कोल्ड वॉर थी वो एक्चुअल झड़पों में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और ये अब इजराइल और अमेरिका ये कहते हैं कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। एक तो ये अंसारुल्लाह हो गया, फिर हिजबुल्लाह है जो कि इसराइल को तंग करता है, और इसके अलावा कुछ 2-3 और पार्टीज़ हैं सीरिया और इराक़ में, उनको कहा जाता है इस्लामिक ग्रुप्स या जिहादी ग्रुप्स, वो उधर ईरान के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मिलके एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनता है। तो जब अमरीकी और इसराइली फोर्सेस पे हमले होते हैं उन मुल्कों में, तो इसराइल कहता है कि ये ईरान करवाता है। तो इसलिए उन्होंने सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उसको पूरा ही उसको फ्लैट करके रह दिया, उसको उस पर बमबारी की। तो उसके जवाब में अब आपको पता है एम्बेसीज का ये हिसाब होता है कि वो किसी भी मुल्क की टेरिटरी समझी जाती है। तो उन्होंने इसराइल के जवाब में ईरान ने 300 मिसाइल उन्होंने वहाँ पे गिराए, और सुनने में आ रहा है कि 90% यानी कि जो रिपोर्ट्स आई थी 90% वो सक्सेसफुली इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिए थे, लेकिन 10 to 15% वो पेनिट्रेट कर गए थे और उन्होंने इसराइल की एयरबेस को तबाह किया था। तो यहाँ से ये ईरान वाला एलिमेंट इस तरह आता है कि वो कहते हैं कि जी ईरानी जो ग्रुप्स हैं वो हम पे हमला करते हैं इसराइल पर, इसलिए वो ईरान से फिर टसल करते हैं। और अभी दुनिया में एक सेंटिमेंट चल रहा है, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि जी एक वर्ल्ड वॉर आ सकती है वापस, जी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा भी है कि सुपर पावर्स शिफ्ट्स आ रहे हैं ना, चाइना की पावर ग्रोज एवरी डे, इंडिया भी एक पावर हाउस है, रशिया, और अब ऑब्वियसली जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो रहा है। आपको लगता है दुनिया बहुत चेंज हो गई है क्योंकि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, टेक्नोलॉजी भी कहाँ से कहाँ चली गई है, कि एक बड़ी जंग हो ही नहीं सकती, या एक बड़ी जंग क्या ड्यू है कि इतना अरसा हो गया कि नहीं हुई तो लाइकली है कि कभी ना कभी तो हो गई? जंग तो होती है, वैसे अगर हम हिस्ट्री का पैटर्न देखें तो वो कुछ सालों बाद होती है, एक बड़ी जंग होती है। और अगर आप इस वक्त यूएस और यूके की तरफ देखें ना, तो यूके आपको पता ही है कि आज से 60-70 साल पहले जो सुपर पावर थी वो यूके थी, और अभी जो दुनिया का एक बहुत सा बनाया हुआ जो निज़ाम है वो यूके वालों का ही है। तो अभी जो यूके की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। ये यूके की इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं, हम प्री वॉर फुटिंग पर खड़े हैं। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जंग होने वाली है बड़ी, और उसके लिए वो हर साल यूके का जो डिफेंस बजट है उसमें इजाफा कर रहे हैं। यानी कि एक परसेंटेज जो कि कभी 1.5 से भी कम था, 1.5% से कम, वो 2.5% के करीब जा चुका है उनके जीडीपी का, उनका जो डिफेंस बजट है यूके। अभी वो उनका ये ख्याल है कि अब आने वाले दिनों में, अब ये नहीं पता कि उनको ये यूएस कह रहा है या उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन यूएस काफ़ी हद तक तो उनके साथ है। यूएस और यूके उनकी एक ही पॉलिसी होती है अगर ग्लोबल देखा जाए, चाइना के अगेंस्ट या रूस के। अब जब रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो उसके बाद ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं यूरोप से जो प्रो अमेरिकन कैंप है, जो यूके वगैरह, वो ये कह रहे हैं कि अब हम प्री वॉर फुटिंग के दौर में हैं, और ये अब नेक्स्ट जो फेज़ आएगा ये टर्निंग पॉइंट है, और नेक्स्ट फेज़ अब जंग ही होगी। तो इसलिए
वो अपने डिफेंस बजट में भी इजाफा कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक जो पानी है एशिया के, वहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए उनके पास ऐसे प्लेयर्स हों ऑस्ट्रेलिया या जापान की शक्ल में जो उन पर अटैक कर सकें चाइना पर। तो उनको अब न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जा रही हैं और ये मुआहदे यूएस और यूके से हो रहे हैं इनके, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, चाइना को काउंटर करने के लिए। आपने चाइना की बात की, चाइना मतलब पहले फॉर एग्जांपल बड़ी मशहूर बात यह है कि पाकिस्तान वाज यूज्ड एज अ प्रॉक्सी, अमेरिका यूज़ करता था हमें सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, डिफरेंट अभी भी करता है। अब खैर कर ले, हम तो शायद ये चाह रहे हैं थोड़े से पैसे ही आ जाए डॉलर, लेकिन मेरा सवाल ये कि आपको लगता है फ्यूचर में चाइना हमें इस तरह इस्तेमाल करेगा इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए? और अगर इस तरह की जंगों की बात हो रही है तो रीजन्स में भी तो अब जिसे ना इंडिया इज़ एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एक बहुत सो कॉल्ड दुश्मन है, आपने अभी डिस्कस किया। तो ये पूरी जियोग्राफी में हम पाकिस्तान का क्या होगा, हमारी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इधर कैसी है? और हम मीना चाइना अब ये इतने पावर्स आना शुरू हो गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ फिट होंगे। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो है बहुत ज़्यादा कि आपने वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि बाय 2070 वी आर गोइंग टू बी द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सर लेकिन ये रिपोर्टें हमने पहले भी लेकिन ये रिपोर्टें किसी हद तक दुरुस्त इसलिए मुझे लगती हैं क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, सिर्फ एक ही एज है यहाँ पे जो पॉपुलेशन का है, और लैंड भी थोड़ी बहुत है। मतलब आप फ्रांस और यूके से तो ज़्यादा लैंड हमारे पास है, जो दो पास्ट की सुपर पावर्स रही हैं उनसे ज़्यादा तो है रकबा हमारे पास, और पॉपुलेशन भी है हमारे पास, एक आर्मी भी है और न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन इकॉनमी की बात करें तो ये प्योरली पॉपुलेशन की वजह से आपकी इकॉनमी का चांस है ऊपर जाने का। बिल्कुल। और हम जिस लोकेशन पर लाया करते हैं पाकिस्तान, वो एक ऐसी जिसे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहा जाता है, उसका फ़ायदा हमें हर 10-15 साल बाद होता है। हम जो वॉर टाइम में हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे क्राइसिस की सिचुएशन है ना, अब आप देखें सऊदी अरब और ईरान दोनों हमारे पास आ रहे हैं। पिछले दिनों सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ साथ उनके वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए थे, और अब ईरान के सदर आए हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान में एक वीक गवर्नमेंट है, सबको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या रही हैं पिछले कुछ सालों में। हमने खुद बड़ा मतलब इकॉनमी में हमने कितना ख़राब किया अपनी इकॉनमी को, सारी दुनिया ने देखा। पहले लोग मदद ही नहीं कर रहे थे हमारी, लेकिन अब जब ये सारे मुल्कों ने देखा, जब ये मिडल ईस्ट में क्राइसिस खड़ा हुआ है, तो अब इनको भी चाहिए एलाइज। तो पाकिस्तान उस इक्वेशन में फिट होता है कि जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ेगी ना, ईरान या सऊदीज़ को अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करने की, तो वो एक होता है ना जो प्लेयर जो आपकी टीम को मजबूत करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की इनको ज़रूरत पड़ेगी। और उसी तरह चाइना को भी आपकी ज़रूरत है और उसी तरह यूएस को भी है। लेकिन यूएस एक शर्त रखता है, यूएस कहता है कि इसके लिए आपको जो आपके रीजन के दोस्त हैं उनसे ज़रा कुट्टी करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाइना से सी पैक ना रखें, आप ईरान से गैस पाइपलाइन ना रखें, आप तालिबान से कोई बातचीत ना करें, आप हमारे पास आएँ, हम आपको सब कुछ देंगे। लेकिन अगर हम ये करें, वही वाली बात आ जाती है ना कि पहले ऐसे होता था कि अमेरिका वॉज द डोमिनेंट सुपर पावर। दो चीज़ें इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि जंग से हमें शायद फ़ायदा है हमसे और कुछ नहीं होता तो चलो जंग ही हो जाए। लेकिन दूसरा मैं पूछने वाला था, एक तो रोल है अमेरिका का जो बहुत क्लियर है, चाइना का भी हमने बात की, फिर ब्रिक्स हैं, उससे जियो पोलिटिकल कोई फ़र्क पड़ा है हमें? जो एक नई मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ, ये जो एक नया इदारा बना है, इससे हमें क्या नुकसान है? नहीं, इसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स की बात अब करना चाहें, अब प्रो रीजन हम उस तरफ आ रहे हैं, डिस्कशन को इस तरफ लेके जा रहे हैं, प्रो रीजन। तो ब्रिक्स बेसिकली बना था ग्लोबल साउथ के मसाइल को हल करने के लिए। जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो अमीर लोग जिनको कहा जाता है, यूरोप, कनाडा, यूएस, जो गोरी चमड़ी कह लें आप, और नीचे है ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के हर कॉन्टिनेंट से एक मुल्क को चुना गया था कि ये उनकी तर्जुमानी करेगा गरीब लोगों को, मतलब अफ्रीका से एक, एशिया से एक सब कॉन्टिनेंट से एक, उधर से साउथ अमेरिका से, तो सब से एक उन्होंने प्लेयर ले लिया। अब वो ब्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 साल हो गए हैं, 15-20 साल ब्रिक्स को बने हुए, लेकिन अब ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस खुल के सामने आई है। रशिया यूक्रेन जंग के बाद इन सब ने देखा है कि किस तरह अमेरिका किसी भी मुल्क को घुटनों के बल ला सकता है सैंक्शंस का इस्तेमाल करके। ये हमने रूस के केस में देखा है कि रशियन ओलिगार्क्स के जितने पैसे पड़े थे
यूके के जब्त कर बैंक लिए। सब जब्त कर लिए। तो अब इनको डर लग गया है कि ये सारे ये जो कंट्रीज है, इवन पाकिस्तान भी, कि कल कोई हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। अब हर कोई ईरान या रशिया तो नहीं होता जो सैंक्शंस को सस्टेन कर लेता है अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो अब ये ब्रिक्स एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाह रहे हैं जिसको रूस और रशिया लीड कर रहे हैं, सॉरी रूस और चाइना लीड कर रहे हैं। इसमें इंडिया की भी बड़े इख्तलाफात हैं रूस और चाइना से, लेकिन इंडिया की वही बात है ना, उन्हें बादल नखास्ता उसमें साथ देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ब्रिक्स में साथ नहीं देंगे तो फिर ब्रिक्स से एलियनेट हो जाएंगे और उन्हें यूएस के साथ भी अपनी रखनी पड़ती है। तो वो दोनों कश्तियों के सवार रह के चलना चाहते हैं इंडियंस। तो ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस इसलिए अब बढ़ी है कि एक तो ये जो मैंने सैंक्शंस वाली बात की कि अब ये सारे मुल्क अपने आप को सैंक्शन से बचाना चाहते हैं, एक नई करेंसी लाना चाहते हैं कि अगर इन केस इन पर कोई सैंक्शन लग जाए या डॉलर की कोई वो पाबंदी लग जाए तो ये आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें जो दो बड़े इवेंट हुए हैं कि सऊदी इसमें शामिल हुए हैं, यूएई, ईरान, ये इकट्ठे शामिल हुए हैं, दो डिफरेंट सोचों के लोग, सऊदीज़ और ईरान, और उन्होंने तो दोस्ती भी कर लिया, अब आपने देखा होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार कर लिया और बहुत सी रिपोर्ट्स अब ये कह रही हैं कि ये जो 2024 इस साल रशिया में जो ब्रिक्स समिट होनी है, कजान उनका रीजन है वहाँ पे, तो वहाँ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की भी लॉबिंग की जाएगी रूस और चाइना की तरफ से। अच्छा। कि ब्रिक्स में हम, वो तो अब हम पे है कि हम शामिल होते हैं कि नहीं, वो लेने को तैयार बैठे हैं। हम क्यों ना शामिल हों? हमें मैं आपसे एक और सवाल भी पूछता हूँ। अभी जिस तरह अभी रिसेंटली हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे मेहताब हैदर साहब के साथ, जिस पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया की भी कॉन्वर्सेशन चल रही है, थोड़ी सी ट्रेड कंटिन्यू की, दोस्ती की, है ना। एक तरफ बहुत सारे मुल्क ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे से दोस्ती करते हुए, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन में जंग चल रही है, इसराइल पैलेस्टाइन में, बाकी इधर उधर बॉर्डर पे भी टेंशन्स चल रही हैं। ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है और हर बंदा अपनी नई नई जगह ढूंढ रहे हैं। जी जी। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो पिछली थी पीटीआई, जब उनको निकाला गया था तो बोला था कि जी फॉरेन पॉलिसी के लिए निकाला गया था, और खान साहब की बड़ी मशहूर स्पीच है जिसमें वो निकाल के कहते हैं कि हम सर नहीं झुकाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि हम वापस अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोग हैं इन्होंने खान साहब को पावर से हटाया, या हम एक मिक्स्ड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रखेंगे जहां हम सऊदी से भी दोस्ती रखेंगे, चाइना से भी, इंडिया से भी, अमेरिका से भी? ये करना हमारी हिस्ट्री में हमने आज तक ये किया नहीं है। तो ये क्या एक नया फ्रेश अप्रोच होगा ट्रेड वाला, या आपको लगता है कि हम इवेंचुअली चाइना के सीपैक और दैट वुड बी आवर फ्यूचर? ये पाकिस्तान में हमेशा से दो सोचें रही हैं। एक सोच कहती है कि प्रो रीजन, जो वो कहती है कि चाइना, रूस और ये ईरान की तरफ देखो और भूल जाओ अमेरिका को, मतलब भूलो ना, यानी कि उनको आंखें दिखाओ। ऐसे हमीद गुल भी कहते होते थे और भी बड़े लीडर्स आए हैं, वो मिक्स इसी मिक्स पॉलिसी के तहत चलते थे। और फिर ऐसे भी लीडर्स आए हैं जो कहते थे कि नहीं, अमेरिकन कैंप में होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिकन्स भी तंग आ गए थे। वो पाकिस्तानी, उन्हें लगता था इतना धोखा देते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों पे डबल गेम का टैग भी लगा दिया था कि डबल गेम करते हैं, हमारे साथ तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन भी लेते हैं और अंदर खाते तालिबान से यारियां भी चल रही होती हैं। मतलब बात तो सही है वैसे। हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान की ज़रूरत भी थी अगर देखा जाए, कि पाकिस्तान पे इतना प्रेशर रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को शायद आदत हो गई है बड़े बड़े मुल्कों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने की। वो अलग बात है कामयाब होते हैं कि नहीं, लेकिन इनकी एक आदत हो गई है कि धोखे में रखना। अब देखें ना, अब जैसे रईसी का विज़िट आया, अब बहुत से लोग इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें भी पाकिस्तान एक लेवरेज हासिल करना चाहता है यूएस स्टॉक्स के अंदर, कि जी हम रईसी से बात कर रहे हैं और अमेरिकन को ये दिखा रहे हैं देखो रईसी से हम मुआहदे कर लेंगे। और जब अगर उधर अमेरिका का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ये फिर भाग के अमेरिका की तरफ चले जाएंगे। तो अभी हमारी जो रजीम या गवर्नमेंट है वो अभी ये कोशिश कर रही है कि वापस अमेरिका को थोड़ी आंखें दिखाई जाएं, क्योंकि वो जो आपने बात की इमरान खान वाली कि वो प्रो रीजन, वो किसी हद तक तो दुरुस्त है बात कि वो थोड़ा सा हम यूएस कैंप की तरफ टिल्ट कर गए थे। बहुत से ऐसे थे जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स ग्लोबल जो लिख रहे थे कि पाकिस्तान यूएस ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, लेकिन 2-2.5 सालों में ऐसा लग रहा है कि वो बात उस तरह बन नहीं पाई यूएस के साथ। यूएस को जो आपसे उम्मीदें थी या आपको जो यूएस से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। तो अब हम फिर अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए हम अब चाइना वगैरह, ये चाइना, ईरान और सऊदीया की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारे पास कुछ लेवरेज आए
और फिर यूएस से हम एक बेहतर डील हासिल कर सकें। लेकिन वही वाली बात है ना कि आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था ना कि इंसैनिटी होती है वही गलती वापस वापस करते रहना। हम कब से ये कोशिश कर रहे हैं, कभी चाइना को आंखें दिखाई, कभी अमेरिका को, फ़ायदा तो हो नहीं रहा जी। अच्छा, और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि चलें पाकिस्तान पे वापस आते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 की हमने बात की, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, सोशल मीडिया आ गई। अब आपने देखा जो इसराइल में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, इवन जो यूक्रेन में हो रहा है, आपके पास बहुत ज़्यादा कवरेज का यू नो फ़ायदा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस दुनिया में जहाँ हम इतनी कनेक्टेड हैं, लोग जंगों को मानेंगे? मतलब अवाम की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट्स तो चाहेंगी पावर, वो चाहेंगी टेरिटरी, वो चाहेंगी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की, लेकिन क्या आवाम चाहेगी इतनी मतलब जो अभी इसराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है, दोनों साइडों से कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? खुशी तो नहीं है ना इसमें। लेकिन पहले उस आवाज़ को उठाना मुश्किल था शायद, अब भी आपको लगता है कि नहीं, अगर चाहें गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड अमेरिका या जो भी हैं, दे कैन जस्ट मेक, मतलब जंग हो सकती है इस लेवल पे कहीं भी? हाँ, वो तो आप देखें ना, अब लोगों का तो इसमें कुछ नहीं। अब यूक्रेन में भी नहीं लोग चाहते थे जंग हो, लेकिन वहाँ पे जंग छिड़ गई। जंग का तो कोई पता नहीं लगता। अगर कोई इस तरह के जो वॉर मॉन्गर्स, जो ऐसी लॉबीज़ हैं जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बैठी हुई हैं यूएस में, उनके बारे में बड़ा बात होती है कि वो जंगों को सपोर्ट करती हैं। तो जब वो चाहती हैं तो वो तो जंगों को कर देती हैं। वो तो लोगों का है, जो आप शायद बात कर रहे हैं प्रोटेस्ट की, कि लोग तो चाहते हैं कि ना हो जंगें। यूके में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन यूएस में हुए इतने बड़े बड़े ये प्रो पैलेस्टाइन। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क, मतलब हाँ, उनको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी एग्जांपल लोग देते हैं ये इराक जंग की, कि टोनी ब्लेयर जब थे तो पूरा यूके निकल आया था कि ना, नहीं इस जंग में पड़ना चाहिए। तो उन्होंने अपने अवाम की नहीं सुनी थी। तो उन्होंने जो लॉबीज़ थी या जो पैसा उस वक्त डाल रही थी, जो जंग की हामी थी, उन्होंने उनकी बात सुनी और वो उसको उन्होंने परसू किया। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब ये है कि यूएस का प्रेसिडेंट थोड़ी सी बैशिंग भी कर देता है इसराइल की, लेकिन अंदर खाते वो सपोर्ट भी जारी रखते हैं। तो वो बस वही गेम है कि ऑप्टिक्स थोड़ी सी अलग, ऑप्टिक्स भी आ गई हैं थोड़ी सी, लेकिन होता वही है जो इनकी पॉलिसीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म। ओपेनहाइमर ने कहा था, वो भी फिल्म भी बड़ी अच्छी आई थी, उस पर पता नहीं आपने देखी? हाँ, तो उसमें वो कहता था कि यार जो मैंने चीज़ बनाई है ना, इसके बाद अब बड़ी जंगें इसलिए नहीं होंगी क्योंकि सब देखेंगे कि क्या मतलब क्या हो सकता है। बिल्कुल, डिटरेंस। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ है उसको देख के ही आपको डर जाना चाहिए। इस दफ़ा अगर आप जिन मुल्कों की बात करें, लॉट ऑफ दीज आर न्यूक्लियर पावर्स, ये तो फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना। ये जिस पावर्स पे हम अब बैठे हुए हैं, इससे पहले हम नहीं बैठे हुए थे। जंगें अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट लड़ रहा था तो हज़ारों क्या लाखों लोग भी मर रहे हो, मिलियंस भी मर रहे, इस तरह नहीं मर रहे थे। अब तो आप सोइल तक ख़राब कर दोगे। बिल्कुल। पहले वर्ल्ड वॉर 2 में देख लें, मतलब वो स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की जो जंग हुई थी, वो एक लिमिटेड स्केल पे होती थी ना, उसमें वो न्यूक्लियर, आप वो सही कह रहे हैं, वो एलिमेंट बाद में आया। तो अब वो सबके पास है, 7-8 कंट्रीज़ के पास है। तो अब अगर होती है तो फिर तो ये डिटरेंट इनफ नहीं है कि, मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ जब मुझे कोई कहता है ना कि यार वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, मेरे जहन में आता है वर्ल्ड वॉर 3 इस दफ़ा जंग नहीं, इस दफ़ा तो ख़त्म शुरू है ना, मतलब इस दफ़ा इससे वाई से वापस कैसे आओगे? तो ये एक सिस्टम जो बना हुआ है, इसकी अक्सर मैं ये सोचता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया, मुझे लगता है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर्स ना होते तो हम पता नहीं कितनी जंगें लड़ चुके होते। उसके बाद काफ़ी आप देख रहे हैं कि पिछले 50 सालों से एक ब्रेक लगा हुआ है, जबकि न्यूक्लियर अचीव की। और ये बुरी बात नहीं है, शायद ओपेनहाइमर सही कह रहा था। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि दूसरी साइड भी तगड़ी है, आप नहीं करोगे। आप क्यों अपनी जान इस तरह ख़तरे में डालोगे? यह सही बात है, बिल्कुल। आपको लगता है अगले 50 साल में जिस तरह अमेरिका एक सुपर पावर था ना, कि मेरी बचपन में तो ऐसे था और आपकी भी, कि जो अमेरिका कहता था वो होता था, ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन भी था कि कोई और पावर अमेरिका जैसा है। अगले 50 साल में क्या एक नया सुपर पावर अकेला अमेरिका जैसा होगा, या अब बहुत वो हम रीजनल वापस आ जाएंगे कि यार टेरिटोरियल होगा जैसे पहले अमेरिका से पहले? आई डोंट थिंक इस तरह एक यूनाइटेड किंगडम यूके की एम्पायर थी। उसके अलावा देयर वाज ऑलवेज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे एम्पायर्स थी, लेकिन इस तरह नहीं था। द ब्रिटिश एम्पायर शायद सबसे बड़ी थी उससे, और उसके बाद अमेरिका हो गई।
आपको लगता है कि एक नया सुपर पावर आएगा? रोमन एम्पायर थी उससे बिल्कुल पहले। बिल्कुल। तो अभी बात करें तो अब जो एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट कहते हैं कि अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की जानिब बढ़ रहे हैं। कि पिछले वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक वो अमेरिका ने अपने आप को एक बदमाश बना लिया कि अब मैं ही डिसाइड करूंगा कि दुनिया में किस किस्म की डेमोक्रेसी होगी, किस किस्म का निज़ाम चलेगा, और जो मेरे निज़ाम के अगेंस्ट जाएगा मैं उसको कुचल दूंगा। जो यूएस ने किया भी वियतनाम में किया, अफ़गानिस्तान, इराक, जो जिसने इनकी बात नहीं सुनी उसको इसने उड़ा के रख दिया। तो अब जब यूएस ने इन जंगों में बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाया और उसी दौरान चाइना अपने आप को खड़ा कर रहा था, मतलब वो इकोनॉमिक माइट में कन्वर्ट हो रहा था, जब उसकी एक वो दौर था चाइना का जब पाकिस्तानीज़ हम पॉलिसीज़ में गाइड किया करते थे चाइना को। हमारा जो स्टेट बैंक है उनके सेंट्रल बैंक को पॉलिसी देता था, मतलब हम चाइना से हमारा अपर हैंड था 60s में। बिल्कुल। और हमने चाइना को मुतारिफ़ करवाया वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना तो आइसोलेटेड था, चाइना तो किसी से बात ही नहीं करता था। तो हम उस वक्त ओपन थे, हमारा स्टेटस उस वक्त ऐसा ही था जैसे आप कह लें कि आजकल इंडिया या सऊदीया का जिस तरह का स्टेटस है, उस तरह पाकिस्तान मतलब एक यूएस से अच्छी बातचीत है, यूरोप से है, जर्मनी को हम चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे, डीजल इंजन। तो वो वाला लेवल हमारा था, हमने चाइना को मुतारिफ़ करवाया। उस दौरान यूएस जंगों में मसरूफ़ रहा और चाइना ने अपनी वो बढ़ानी शुरू की। तो चाइना अब इस स्टेज पर आ गया कि वो इकोनॉमिक माइट तो बन चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि 2015 में वो दुनिया की सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। चाइना यूएस को पीछे छोड़ चुका है। आप देखें चाइना अफ्रीका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पूरे अफ्रीका का। यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पहले यूएस होता था, तो यूएस को चाइना मात दे चुका है। आप देखें इन मैदानों में ट्रेड के मैदान में मात दे चुका है। और चाइना का तो सबसे बड़ी हिट वो कोरोना में पड़ी थी लास्ट, उसके बाद उन्होंने फिर रिकवर किया है। लेकिन ये कोरोना से कई साल पहले 7-8 साल पहले चाइना अपने आप को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब वो मनवा चुका हुआ था और अमेरिका को पीछे छोड़। तो इकॉनमी की वजह से और इनका जो BRI का प्लान है जिसमें ये कनेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि इनको डर ये है कि वो समुद्री रास्तों से US नेवी इनको डिस्टर्ब करेगी, तो ये समुद्री रास्ते अब ये ज़मीनी रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पुराने सिल्क रूट थे उनको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि चाइना अब एक उसके मुकाबले में एक पावर खड़ी हो रही है और मल्टीपोलर वर्ल्ड अब बन रही है। जिस तरह रूस ने पूरे यूरोप को अभी तंग किया है रशिया यूक्रेन जंग में, तो एक उसने भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। इधर चाइना है, अब इंडिया भी एक सर उठा रहा है, इमर्ज हो रहा है, और एक तरफ मिडल ईस्ट है। तो अब मेरे ख्याल में अब ये 4-5 पावर के सेंटर्स बन गए हैं, जो अब US और ये ब्रिक्स के बाद, स्पेशली जो ब्रिक्स की एक नई स्टैंडिंग आ रही है कि हम नई करेंसी लॉन्च करेंगे, इसके बाद तो US एक सुपर पावर नहीं रहेगा। क्योंकि इन सब ने मिलके ये ऐसे इकदामात कर रहे हैं सारे कंट्रीज़ के, US का वो सुपर पावर वाला स्टेटस वो पीछे रह जाएगा।